नमस्कार दोस्तों। देखें कि जैसे आज का विषय है षट बल कि षट बल का जो अलग-अलग बल बताया जाता है, इसके पीछे की जो कैलकुलेशन है, इसका आधार क्या है? मोटा-माटी हम इसके गणित को समझेंगे और इसके फलित के बारे में भी जानेंगे कि जो अलग-अलग षट बल के बल बताए जाते हैं, इसका फलित में क्या उपयोग होता है? देखिए कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये पराशर लाइट 7 है, आप इस पे रिलाय कर सकते हैं क्योंकि इसकी गणना मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट ही होती है। हाँ, इसमें कुछ देवता की गणना हो गई या कुछ एक गणना उतनी सही नहीं है, लेकिन षटबल की गणना इसमें ठीक-ठाक दी हुई है। हाथ से भी कैलकुलेशन करने पे अधिकतर जो कैलकुलेशन है वो सही आती है। 1-2 कैलकुलेशन कहीं पर दिक्कत करती है तो मैं बता दूँगा, उससे कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? और जो कुछ एक जैसे कि आपके ऐप्स आते हैं, उनमें षटबल की जो गणना होती है वो मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, कई बार बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। इसलिए आपको हर बल के पीछे का मर्म पता होगा तो आप खुद भी एक मोटा-माटी आकलन कर पाएँगे कि इस ग्रह का बल सही दिख रहा है या फिर नहीं सही दिख रहा है, तो ये भी बहुत आवश्यक है। अब देखें कि हम इसमें इनके षटबल के रिपोर्ट में चलते हैं और यहाँ पर कैलकुलेशन भाग में आप देखिए कि यहाँ पर डिटेल षटबल। देखिए कि 6 प्रकार के बल बताए जाते हैं। पहला जो बल है वो आपका यहाँ पर देखिए ये स्थान बल दिया हुआ है। फिर आपका जो दूसरा बल है ये आपका स्थान बल, फिर दूसरा बल दिग्बल होता है, फिर जो तीसरा बल होता है वो आपका ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है काल बल, चेष्टा बल, ये पूरा लेकर के 6 बल बताया जाता है और इन सभी को निकालने का अलग-अलग गणना है। तो उसमें जो सबसे जो स्थान बल की जो गणना होती है उसमें सबसे पहला जो होता है वो उच्च बल होता है। अब आप देखिए कि जैसे उच्च-नीच को हम लोग इतना हुआ बना देते हैं, लेकिन उच्च बल सिर्फ़ पूरे षटबल में वो भी एक पार्ट का एक छोटा-सा पार्ट है। तो इसलिए उसको देख कर के बहुत ज़्यादा कोई विशेष फलित पर नहीं पहुँचना चाहिए। कोई ग्रह नीच हो गया तो उसका सिर्फ़ एक छोटा-सा बल कम हुआ है या कोई ग्रह उच्च हो गया तो उसका एक छोटा-सा बल बढ़ गया है। पूरी तरीके से आप उसके बल को सिर्फ़ एक बल पे डिसाइड ना करें। अब देखिए कि जैसे यहाँ पर सूर्य लिखा है, सूर्य को यहाँ पर 40 शटियंस बोलते हैं एक तरीके से इसको 60 पूरा जो नंबर होता है एक रूप उसको कहते हैं 60 में से 60 अगर सूर्य अपने पूर्ण उच्च राशि में होगा तो उसको 60 अंक मिलेंगे तो यहाँ पर देखिए कि 40 मिला है। अब इनकी कुंडली पर चलते हैं कि यहाँ पर क्यों इन्होंने 40 दिया हुआ है। तो आप देखिए कि ये इनकी कुंडली है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मेष राशि है, मेष राशि में आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो 10 डिग्री पर परम उच्च होता है। तो परम उच्च होता है तो यहाँ पर सूर्य को 60 नंबर मिलता है, 60 में से 60। तो अब समझिए कि यदि सूर्य जो है वो उससे एक राशि पहले होगा, यानी कि यदि मीन राशि में होगा तो मीन राशि में जो सूर्य का बल होगा वो भी 50 से 60 के बीच ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। जैसे जैसे सूर्य अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ता है, ठीक है, 50 के अंदर ही होगा, 50 से हो सकता है 55 हो जाए, 45 हो जाए, इसके आगे पीछे ही रहेगा और जैसे जैसे वो मेष में जाएगा और 10 डिग्री पर जाकर के वो 60 पर 60 सटियंस बल प्राप्त करेगा। ऐसे ही जब मान लीजिए कि सूर्य मेष राशि को छोड़ेगा और 10 डिग्री से आगे बढ़ेगा, यानी कि वो 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, तो उसका जो उच्च बल है वो घटता जाएगा। जैसे 10 डिग्री पर उसको 60 बल मिला था तो उसके बाद अगर वो 11-12 होगा तो वो बल 59 हो जाएगा, 58 हो जाएगा और ऐसे जब वो वृषभ राशि में जाएगा तो यहाँ पर उसको सूर्य को 50 या 45 बल मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे अपने उच्च राशि से कोई ग्रह दूर होता है उसका जो उच्च बल है वो घटता जाता है। अब सोचिए कि यहाँ पर इनका सूर्य मिथुन राशि में है तो आप देखेंगे कि मिथुन राशि में इसकी पूरी एक गणना होती है डिग्री को जोड़ करके और उसके उच्च बल के बिंदु से इसको भाग किया जाता है, लेकिन अभी उसमें नहीं जाते हैं। आप मोटा-माटी समझ लीजिए कि यहाँ पर 50 हो गया और यहाँ पे देखिए कि जैसे सूर्य इनके मिथुन राशि में, यानी कि अपने जो उच्च राशि है उससे 2 भाव आगे पहुँच गया। तो वही हम एक गणना कर रहे थे कि यहाँ पर सूर्य को 60 बिंदु मिला, मतलब 60 अंक मिले और यहाँ से यहाँ पर वो 50 अंक प्राप्त करता है, लगभग वो 50 से 40 के बीच रहता है और यहाँ पर उसको 40 सटियंस प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर सूर्य आएगा तो वो 30 के मध्य आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पर वो 20 अंक प्राप्त करेगा, यहाँ पर वो 10 से 5 के भीतर अंक प्राप्त करेगा कन्या राशि में और जब वो तुला में जाएगा और ठीक 10 डिग्री पर जाएगा तो यहाँ पर जो सूर्य का उच्च बल होगा वो 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि ये उच्च बल की गणना ऐसे होती है कि ग्रह अपने उच्च राशि के जितना करीब होगा, चाहे आगे चाहे पीछे, वो उसके लिए अच्छा ही माना जाएगा। यहीं से वो कॉन्सेप्ट आता है उच्चाभिलाषी नीचाभिलाषी। देखिए कि जो किताबों में बताया गया, जैसे मान लीजिए किसी का सूर्य यहाँ पर है या मीन राशि में है तो सूर्य को 50
अंक का तो उच्च बल मिल ही रहा है 60 में से। तो इसका मतलब यही होता है कि वो ग्रह अपनी उच्चता की ओर बढ़ रहा है। देखिए कि हाँ, मीन राशि में होने की वजह से, क्योंकि वो अग्नि तत्व का ग्रह है, वो जल तत्व में गया है, तो उसका एक अपना नुकसान है। लेकिन ये कहना कि वो उसको जो अपनी उच्चता की ओर बढ़ रहा है इसलिए वो बलवान नहीं होगा, बलवान होगा, क्योंकि 60 में से 50 अंक मिलना भी ये अच्छी बात होती है। या मान लीजिए जैसे कि सूर्य आपका किसी का वृषभ राशि में है, तो भी उसको एक तरीके से वही करीब 40 से 50 के मध्य उच्च बल मिल जाएगा। तो ये भी अच्छा है कि ग्रह अपनी उच्च राशि के करीब है। हालांकि ये जो मीन वाला पार्ट है ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से ग्रह अपनी उच्चता की ओर बढ़ रहा है। और जो एक तरीके से अगर हमको कंपेयर करना हो तो ये वृषभ वाला थोड़ा सा कम अच्छा है, क्योंकि यहाँ से सूर्य अपने नीचता की ओर बढ़ेगा, यहाँ से फिर सूर्य मेष से वृषभ में जाएगा, फिर मिथुन, फिर कर, फिर तुला। तो इसलिए ये जो उच्च अभिलाषी नीच अभिलाषी का कॉन्सेप्ट बताया गया है, ये इसी पे आधारित है। लेकिन इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्रह के बाकी बल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहते हैं कि जैसे जो गुरु को मकर राशि में नीच हो जाता है गुरु, तो यहाँ पर गुरु को आपका जो उच्च बल होगा गुरु का वो 0 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गुरु यहाँ पर होगा, धनु राशि में गुरु होगा, तो गुरु अपनी स्वराशि को होगा। तो स्वराशि के होने में उसकी जो अच्छाई है हम उसको कम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बल बता रहे हैं कि गुरु जिन भावों का स्वामी होगा उसके बल में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। लेकिन वो अपनी नीचता की ओर बढ़ रहा है, ये बात भी उसमें जायज रहेगी। तो इसीलिए जो उच्च अभिलाषी नीच अभिलाषी का कॉन्सेप्ट बताया गया है वो इसी पे है कि ग्रह कितना अपने उच्च राशि के करीब है, कितना नीच राशि के करीब है। इसी तरीके से अन्य ग्रहों का भी षटबल मतलब उच्च बल बताया जाता है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर देखिए मंगल जो है, मंगल आपका वृश्चिक राशि में है, तो मंगल जो है मकर राशि के करीब है, अभी वृश्चिक राशि में, फिर धनु में जाएगा, फिर मकर में जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि मेरे ख्याल से मंगल को 40 से 50 के बीच या वही 38 ऐसे करके कुछ अंक मिले होंगे। अब इनके षटबल में चलते हैं। अगर आप मंगल को देखते हैं कि यहाँ पर मंगल को कितना उच्च बल मिला, तो एक मिनट दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो मंगल का उच्च बल है वो 33 मिला है। एक तो 33 मिलने का ये भी कारण है कि मंगल वक्री भी है, इस वजह से अभी वो काफी पीछे है, 9 डिग्री है। जैसे जैसे मंगल एक मार्गी होगा वो आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर वो करीब करीब वृश्चिक राशि के अंत में 40 अंक प्राप्त करेगा, और धनु राशि में आते आते वो 50 के करीब पहुंच के और मकर में वो 60 के करीब आ जाएगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। अभी उच्च बल पर ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम कैलकुलेशन में, फिर बेसिक बेसिक कैलकुलेशन में चलते हैं। एक मिनट लीजिएगा मुझे। हाँ, ये षटबल। अच्छा देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कोई ग्रह उच्च का हो जाता है तो देखिए मेरे सर ने जो मुझे बताया था मैं वही आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि कोई ग्रह उच्च का होता है तो एक तरीके से समझिए कि उसका उसका प्रतिष्ठा बढ़ गया, उसका मान बढ़ गया। वो जिस भी भाव का स्वामी होगा उसके वजह से भी आपको एक तरीके से उसका डिग्निटी अच्छी होगी, आपका उस भाव की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और एक तरीके से बल उसमें बढ़ जाता है कि वो ग्रह बली हो जाता है उस भाव का, वो मजबूती से आपको फल दे पाएगा, कहने का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद आता है आपका सप्तवर्ग बल। सप्तवर्ग का जो बल होता है, देखिए कि इसमें ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है तो उसको 45 मिलता है, स्वराशि में होता है तो 30 मिलता है, मित्र राशि में होता है तो 22 मिलता है, ऐसे करके पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। लेकिन वही है ना कि ये जो बल है, ये जो सप्तवर्ग का बल है, ये मतलब फलित में इसका उतना उपयोग इसमें नहीं है। जैसे कि आप देखिए जो उच्च बल की महत्ता है और जो सप्तवर्ग में मैं एक दिक्कत आपको बताता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसमें अति शत्रु जो ग्रह होता है, जैसे जो पंचधा मैत्री में निकालते हैं हम, उसमें भी यहाँ पर ग्रह को कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। जैसे कि इसमें बताया गया कि अति शत्रु राशि में हो तो एक अंक आप इसको दे सकते हैं, 60 में से 1.2 ऐसे करके बताया गया है। या शत्रु राशि में हो तो ऐसे 5 अंक करके दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि ग्रह शत्रु में भी जा रहा है तो भी आप उसको सप्तवर्ग में बल दे रहे हैं। और सप्तवर्ग में भी मतलब 3-4 प्रकार का बता दिया गया कि होरा, दृष्टांत, नौमांस, इस तरीके से सबको इन्होंने जोड़ दिया है। तो इसलिए ये जो सप्तवर्ग का बल है ये बहुत कारगर नहीं होता है, और इसकी मैं कैलकुलेशन में भी नहीं जाऊंगा। मोटा माटी मैंने बता दिया है कि जो सप्तवर्ग बल होता है, यदि ग्रह जो आपके वर्ग बताए जाते हैं, D1 हो गया, होरा हो गया, D3 हो गया, D9 हो गया, D12 हो गया, D30 हो गया, ये सब में
अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो उसको 45 मिलता है, स्वराशि में हो तो 30 अंक मिलता है, और ऐसे करके मित्र राशि में हो तो 22 दशमलव कुछ अंक मिलता है, ऐसे करके बताया गया है। ठीक है, अब ये इसको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा बल है वो आपका, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओज्म युग्म बल। अब ये क्या होता है ओज्म युग्म बल? देखिए कि इसको, देखिए ऐसा बताया गया है कि जैसे कि आप समझिए कि जो आपका ऑड साइन होता है, जैसे कि आपका मेष हो गया और मिथुन हो गया या फिर आपका सिंह हो गया, ये जितने प्रकार के ऑड साइन होते हैं, अगर इसमें सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, गुरु हो गया, ठीक है, बुध हो गया, ये सारे ग्रह, यानी कि शुक्र और चंद्रमा को छोड़ करके ये सारे ग्रह आपके इवन साइन में है। कहने का मतलब है, मैं गलत कर गया, जो इवन साइन होता है, जैसे मान लीजिए देखिए आप यहाँ पर जो शनि है वो मेष राशि में गया है, तो शनि को D1 में जो है आपका वो 15 षट्यांश बल मिल जाएगा। और वहीं नौमांश में यदि शनि, मान लीजिए इनका जो, अगर हम नौमांश खोलते हैं, अब देखिए कि यहाँ पे D9 में ये शनि इनका इवन साइन में गया है, यानी कि कर्क राशि में गया है, लग्न में ही बैठा है, और ये देखिए कि कर्क राशि में गया है, यानी कि इस शनि का जो ओज युग बल होगा वो 15 होगा। यदि यहाँ पर ये शनि मेष में होता तो ये इस शनि को 15-15 मिला करके 30 बल मिल जाता। अब जरा हम चेक करते हैं कि शनि का बल कितना है। तो आप देखिए कि रिपोर्ट में हम गए, फिर कैलकुलेशन में गए, और यहाँ पर षट बल में हम गए, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका शनि है, ये देखिए यहाँ पर देखिए शनि का जो बल है वो 15 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप देखिए कि यहाँ पर गुरु को 30 मिला हुआ है, तो क्यों मिला हुआ है, हम गुरु को फिर एक बार गुरु को भी देख लेते हैं। तो आप देखिए कि जो D1 राशि चार्ट है, ठीक है, अगर हम D1 पे चलते हैं, 1 मिनट दीजिएगा, तो गुरु कहाँ पर बैठा है, गुरु आपका देखिए कि यहाँ पर ये कन्या राशि में गया है। 1 मिनट, गुरु जो है वो कन्या राशि में बैठा है, और कन्या राशि में गुरु को शून्य अंक मिलेगा, क्योंकि गुरु के लिए चाहिए कि वो आपका ऑड साइन में हो, यानी कि वो मेष में हो, मिथुन में हो, सिंह में हो, जितनी भी विषम राशियां होती हैं उनमें हो। तो D1 में गुरु को आपका शून्य षट्यांश बल मिला। और D9 में अगर हम चेक करें, तो D9 में आप देखिए कि इनका गुरु कहाँ बैठा है, तो ये कुंभ राशि में बैठा है। तो इसका मतलब कि गुरु को भी 15 अंक मिलेंगे। वहां पे 30 कैसे दिखा रहा था भाई, 1 मिनट हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम 1 मिनट देखते हैं, नहीं यहाँ पर 15 ही है, मैंने ही गलत देख लिया था। आप देखिए कि यहाँ पर गुरु के आगे भी, देखिए कि अब हम कौन सा ग्रह का लें, मंगल का चलिए लेते हैं। जैसे मंगल को देखिए यहाँ पर, अब हम निशान लगाते हैं सही से, हाँ ओज युग्म बल ही है, ठीक है, मंगल को लेते हैं। अब आप देखिए कि इनका जो मंगल है वो नौमांश में आपके सम राशि में गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ये जो मंगल है नौमांश में सम राशि में गया है। और अगर जन्म कुंडली में हम देखें, तो आप देखिए कि यहाँ पर मंगल यहाँ पर भी सम राशि में गया है, वृश्चिक में गया है। अगर आप इसका सटबल देखते हैं इस मंगल का, और इसमें भी ओज युग्म बल अगर हम निकालते हैं, कैलकुलेशन में हम गए डिटेल सटबल में, तो आप देखिए कि ये मंगल जो है इसमें यहाँ पर 0 मिला है, क्योंकि वो नौमांश कुंडली और जन्म कुंडली दोनों में सम राशि में गया है। तो इसमें वही बात है कि सूर्य हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शनि हो गया, ये सब ग्रह यदि विषम राशि में जाते हैं तो इनको 15-15 अंक मिलते हैं। और यदि जो चंद्रमा है और जो शुक्र है, यदि ये सम राशि में जाएंगे नौमांश और आपका लग्न कुंडली में, तो इनको भी 15-15 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए कि ये आता है आपका केंद्रादि बल। इसका मतलब क्या होता है, मुझे लगता है ये तो सबको सिंपल सा आता होगा। केंद्रादि बल का मतलब होता है जो ग्रह केंद्र में हो उसको 60 मिलता है। जैसे आप देखिए कि इनका इस मंगल को 60 अंक मिला है, तो यहाँ पर 60 में से 60 मिला, तो यानी कि इनका मंगल निश्चित ही केंद्र में होगा, बुध इनका केंद्र में होगा। उसके बाद जो दूसरे भाव होते हैं, जैसे कि आपका दूसरा हो गया, पांचवा हो गया, और जो आपका 8वां भाव हो गया, और जो 11वां हो गया, यानी कि केंद्र से ठीक आगे वाला भाव। जैसे पहला जो भाव होता है उसके आगे दूसरा भाव होता है, चौथे भाव के आगे 5वां भाव होता है। तो ये भाव जो होते हैं इसमें ग्रह को 30 मिलता है, 30 अंक प्राप्त होता है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर गुरु को 30 अंक मिला है केंद्रादि बल में, तो गुरु इन्हीं भाव में से कहीं पर होगा। हम दिखाते हैं आपको, देखिए गुरु जो है इनका, यहाँ पर देखिए गुरु जो है इनका 5वें भाव में है,
5वें भाव में है, तो इस वजह से गुरु को 30 मिला। और देखिए चंद्रमा जो है, चंद्रमा इनका 6ठे भाव में है, यानी कि केंद्र से एक घर पहले, जितना भी केंद्र से एक घर पहले, जैसे ये 10वां घर है, 10वें घर से एक घर पहले यहाँ पर, और यहाँ पर 12वें भाव में, और जो ये तीसरे भाव में, इन सब में जो ग्रह है, ग्रह को 15 ही केंद्रादि बल मिलता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो चंद्रमा है, अगर हम षटबल में चलें तो आप देखिए कि इस चंद्रमा को केंद्रादि बल में देखिए 15 ही मिला है, क्योंकि इनका चंद्रमा 6ठे भाव में था। तो वही है कि केंद्र में होगा तो पूरा 60-60, केंद्र से एक घर आगे होगा तो 30, केंद्र से एक घर पीछे होगा तो आप समझ लीजिए कि उसको 15 अंक मिलेंगे। उसके बाद जो ये आता है, ये आपका दृष्टकांड बल होता है। दृष्टकांड बल को हम D3 में देखते हैं। फिर देखें कि अब ये जो दृष्टकांड बल है, इसको कैसे देखा जाए। इसको छोड़ते हैं, इसकी कैलकुलेशन मतलब, चलो अच्छा देखते ही हैं। देखो, इसको देखिए कि जैसे सूर्य को 15 षट्यंश बल मिला हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सूर्य को जो 15 षट्यंश बल मिला है, ऐसा बताया गया है कि अब इसको ध्यान से समझना चाहिए। मैं कैलकुलेशन करवा ही रहा हूँ। जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, ये यदि किसी राशि के पहले दृष्टकांड में हो तो इन्हें 15 षट्यंश बल मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए कि यहाँ पर देखिए कि जो सूर्य है, इनका सूर्य कहाँ गया भाई, मिथुन राशि में। देखिए कि आप दृष्टकांड जानते हैं कि दृष्टकांड का मतलब होता है हर राशि का 3 भाग, यानी कि 1 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक पहला भाग होगा, 10 से लेकर के 20 तक, 10 से लेकर के 20 तक जो आपका दूसरा भाग होगा राशि का, और 20 से लेकर के 30 तक राशि का तीसरा भाग होगा। इतना समझ में आ गया। तो ऐसा बताया गया कि सूर्य हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, अगर ये पहले दृष्टकांड में हो, जैसे इनका देखिए कि सूर्य जो है वो 1 से लेकर के 10 के बीच में, यानी 9 डिग्री 56 का है। अगर इनके D3 चार्ट पे हम चले तो देखिए कि सूर्य जो है मिथुन राशि में ही बैठा है, क्योंकि मिथुन राशि का पहला दृष्टकांड मिथुन से ही शुरू होता है। दृष्टकांड हमेशा त्रिकोण में ही चलता है। मतलब यहाँ तक D3 तक आने की जरूरत नहीं है, आप D1 से ही इसको निकाल लेंगे। मैं इसको यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए ले आया था। जैसे देखिए कि यहाँ पर सूर्य जो है, सूर्य को 15 अंक मिल गया। उसके बाद अगर आपका मंगल का है, मंगल भी बताया गया है कि मंगल भी यदि राशि के पहले दृष्टकांड में हो तो यानी कि 0 से लेकर के 10, तो यहाँ पर जो मंगल है, मंगल भी आपका देखिए कि 9 डिग्री का बैठा है, यानी कि मंगल को भी दृष्टकांड बल मिलेगा। फिर आपका बृहस्पति को देखते हैं, तो बृहस्पति भी देखिए 10 से लेकर के 1 तक के बीच में है, तो बृहस्पति को भी आप दृष्टकांड बल में काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो शनि और आपका जो बुध है, इनको बताया गया कि यदि ये मध्य में रहे, तो यहाँ पर देखिए कि शनि जो है वो भी 10 से 20 के बीच में, यानी कि शनि को भी दृष्टकांड बल मिलेगा। और जो आपका बुध है, बुध भी देखिए कि 10 से 20 के बीच में 17 डिग्री का है, यानी कि बुध को भी दृष्टकांड बल मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि चंद्रमा, हाँ चंद्रमा और शुक्र के लिए बताया गया कि चंद्रमा और शुक्र जो है उनके लिए होना चाहिए कि वो अंतिम दृष्टकांड में हो। तो आप देखिए कि जो शुक्र है वो तो 24 डिग्री का है, यानी कि 20 से लेकर के 30 के बीच में है, लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पर 3 डिग्री का है, यानी कि जिनकी ये कुंडली है उनके सब ग्रहों को दृष्टकांड बल मिला है, सिर्फ चंद्रमा को छोड़ करके। अब हम देखते हैं षटबल में चलते हैं यहाँ पर, और क्या वास्तव में ऐसा है, मैंने कैलकुलेशन सही की है। तो देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर देखिए सभी ग्रह को, आप देखिए कि यहाँ पर शनि को भी दृष्टकांड बल मिला हुआ है, शुक्र को भी मिला हुआ है, सिर्फ एक चंद्रमा को ही छोड़ दे यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा जो है वो दृष्टकांड के पहले भाग में था राशि के, इस वजह से चंद्रमा को दृष्टकांड का बल नहीं मिला है। वैसे बुक्स में अलग अलग दृष्टकांड में होने के भी फल बताए गए, लेकिन अभी वहां छोड़ देते हैं। दृष्टकांड का मतलब होता है ग्रह में एक तरीके से वो साहसी ग्रह है, आप उसका एक तरीके से वो अपने उस भाव संबंधित जातक निर्णय लेगा। और वैसे भी इनकी कुंडली में सारे ग्रह जैसे कि दृष्टकांड बल प्राप्त कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसा जातक अपने निर्णय लेने में काफी ज्यादा सक्षम होगा। एक इसका माइन्यूट फलित ये है। अब देखिए कि जो टोटल स्थान बल निकला, टोटल स्थान बल जो इनका निकला, जैसे आप देखिए कि सूर्य का 250 निकला, चंद्रमा का 77 निकला, मंगल का 221 निकला, बुध का 227 निकला, ऐसे करके टोटल स्थान बल बताया गया, ठीक है। लेकिन इसमें वही है ना कि हमने सप्तवर्ग को इतना महत्व नहीं दिया है, और वास्तव में मेरी बात मानिए, सप्तवर्ग इतना महत्वपूर्ण है भी नहीं। यदि कोई ग्रह उच्च का है, उसको केंद्रादि बल मिला है, दृष्टकांड बल मिला है, ओज युग्म बल मिला है, तो वो आप मैनुअली देखेंगे, दृष्टकांड बल मिला है तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, सप्तवर्ग में एक
ये अच्छी बात होती है कि जैसे अगर जो सप्तवर्ग में आपको देखना ही है तो आप ये देखिए, जो मैंने सुदर्शन चक्र में बताया था कि ग्रह जितनी शुभ ग्रह की राशि में गया होगा वो ग्रह उतना ही अच्छा हो जाएगा, बजाय कि ये मूल त्रिकोण उच्च नीच ये सब कुछ नहीं लगता है। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम नीचे चलेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर जो स्थान बल रिक्वायर्ड ये जो लिखा है ये क्या होता है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है कि कितना स्थान बल ग्रह को चाहिए। जो यहाँ पर देखिए कि स्थान बल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए कि 1.52 लिखा है, तो इसका मतलब सूर्य जो है 50% ज्यादा ही प्राप्त कर रहा है। लेकिन चंद्रमा के आगे देखिए 0.58 लिखा है, तो इसका मतलब चंद्रमा जो है इनका कमजोर है। अब क्यों चंद्रमा कमजोर है, क्योंकि जाहिर सी बात है 0.58 यानी कि जो टोटल जो इन चंद्रमा को स्थान बल चाहिए था, वो यदि मान लीजिए कि एक चाहिए होगा तो एक में जो चंद्रमा प्राप्त कर रहा है वो 0.58 ही प्राप्त कर रहा है। और चंद्रमा के बाद आपका कौन सा ग्रह आएगा, तो मंगल। अब आप देखिए कि जो मंगल है, मंगल को 2.30 मिला है, यानी कि दुगने से भी ज्यादा बल मंगल को मिल गया है। मंगल स्थान बली में सबसे ज्यादा बलवान हो गया। अब इसका फल क्या होगा, देखिए कि इसका फल यही होगा कि आप जैसे समझिए कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा को आप समझिए कि चंद्रमा जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव के लिए हम नहीं कहेंगे कि वो बहुत बलवान है। और चंद्रमा के नैसर्गिक कारकत्व पे भी इसका असर आएगा। जैसे कि इनकी कुंडली में आप देखिए कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा कहाँ का स्वामी है, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है इनके तीसरे भाव का स्वामी है, छठे में गया है। तो हम भाई बहनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति में हो सकता है कि जो भाई बहनों से है वो उतना अच्छा ना बने, या भावनात्मक रूप से वो कमजोर पक्ष हो जाए, भाई बहनों से तनाव रहे, एक बात हो गई। लेकिन मंगल का सबसे ज्यादा बल ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि आपकी वाइफ जो इनकी होगी, वैसे भी देखिए कि कुंडली में सप्तमेश मंगल होकर के वो भी वक्री बैठा है अपनी राशि में, तो हम कहेंगे कि आपकी वाइफ आपसे ज्यादा बलवान दिखती है। ठीक है, तो ये बात होगी कि ये भावेश का फल होता है। उसके बाद इसमें हम चलिए दूसरे बल के बारे में बात करते हैं। देखिए कि आज सारे बल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, अब हम सबसे पहले हाँ दिग्बल के बारे में बात करते हैं। उसके बाद ये पार्ट 1 ही रहेगा। अगर आप कहेंगे कि आपको इसमें रुचि है तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे दूसरे वीडियो में। अगर बाकी जिनको, अगर बहुत लोग को ये कैलकुलेशन गणना में रुचि नहीं आती है तो आपके कमेंट के हिसाब से देखेंगे, आप कहेंगे तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और नहीं कहेंगे तो फिर इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो दिग्बल पे आते हैं। दिग्बल देखिए कि दिग्बल होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य को 21 षट्यंश बल मिला है, 60 में से 21 मिला है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, उनको दशम में दिग्बल मिलता है। यहाँ पर दशम भाव में सूर्य मंगल को दिग्बल मिलता है। ये आपको खुद से याद करना पड़ेगा, ये मुझे याद नहीं है, ये बस ऐसे बस याद हो गया है, करते करते अभ्यास से आ जाता है। शनि को सप्तम में दिग्बल मिलता है। शुक्र चंद्रमा को, क्योंकि भावनात्मक ग्रह है, तो वहां पे चौथे में दिग्बल मिलता है। आप समझ लीजिए, जैसे इसको इस तरीके से समझिए कि जो सूर्य मंगल है अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दशम में दिग्बल मिलता है। और जो ज्ञान के ग्रह हैं, बुध हो गया, आपका गुरु हो गया, इनको पहले भाव में दिग्बल मिलता है, क्योंकि जो पहला भाव है उसको मस्तिष्क से जोड़ते हैं। तो ज्ञानी ग्रह पहले भाव में जाए, और जो भावनात्मक ग्रह है वहां पे चौथे भाव में हृदय में जाए। और शनि, शनि को मेरे सर कहते थे कि शनि जो होता है वो एक तरीके से जो सप्तम भाव होता है हमारे अपोनेंट का होता है, जो हमारे सामने लोग रहते हैं। तो हमारा जो अपोनेंट होता है वो उसको कमजोर होना चाहिए। इसलिए शनि को चाहिए कि शनि को सप्तम भाव में दिग्बल मिलता है, इसलिए इसको इस तरीके से समझिए। अब जैसे देखिए कि इनका जो सूर्य है, सूर्य कहाँ पर बैठा है, तो सूर्य आप देखिए कि सूर्य यहाँ पर दूसरे भाव में बैठा है। यानी कि आप देखिए कि वो 10वें भाव से कितना दूर हो गया, तो यानी कि 1 2 3 4। इसका मतलब जैसे हमने उच्च बल की कैलकुलेशन की थी कि अगर सूर्य को यहाँ पर 60 बल मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सूर्य 50 प्राप्त करेगा, करीब करीब वही 50 से 40। यहाँ पर 40 यहाँ पर 30 प्राप्त करेगा, 20 से 30 हो गया। यहाँ पर आपका 20 अंक प्राप्त करेगा, यहाँ पर वही 10 से 20 के करीब होगा। तो अगर आप सूर्य का बल देखेंगे कि सूर्य का जो दिग्बल है वो कितना है, मैं कैलकुलेशन में गया और यहाँ पर देखिए, तो देखिए वही सूर्य का 21 यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य जो एक सामान्य अगर आप 30 मान लें तो उससे कमजोर ही है। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर बुध जो है, बुध को 58 दिग्बल मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, देखते हैं इनका बुध कहाँ पर बैठा है। तो बुध आप देखिए, बुध इनका लग्न में ही बैठा है।
तो कहने का मतलब है कि लग्न में जब बुध बैठा है और अगर ये बुध लग्न की डिग्री के करीब होता, जैसे 17 है, अगर ये बुध 21 का होता तो बुध को 60 में से 60 बल मिल जाता। लेकिन वही है ना, लग्न में बैठा है और लग्न में बुध को दिग्बल मिलता है, तो बुध को यहाँ पर दिग्बल मिला। उसी तरीके से है, अगर कोई ग्रह जैसे मान लीजिए इनका सूर्य यहाँ पर बैठता तो सूर्य का जो दिग्बल होता वो शून्य हो जाता, और सूर्य दशम में होता तो सूर्य को 60 बल मिल जाता। मंगल जैसे यहाँ पर है, चौथे भाव में है, आप देखिए कि यहाँ पर यहाँ से फर्क आएगा। जैसे यहाँ पर अगर 60 है तो यहाँ पर 50 होगा, यहाँ पर 40। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मंगल को वही करीब करीब 30 के बल मिलेगा, और यहाँ पर मंगल अगर के 20, यहाँ पर 10, यहाँ पर मंगल शून्य हो जाएगा चौथे भाव में जाकर के। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम ये बता तो दिए कि गणना कैसे की जाती है दिग्बल की। देखिए कि दिग्बल का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि ग्रह को एक तरीके से कहा जाता है दिशा बल, और इसका फलित में इंटरप्रिटेशन ये है कि ग्रह के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे किसी का बृहस्पति और बुध लग्न में है तो वो व्यक्ति बृहस्पति के बुध के कारकत्व बढ़ जाएंगे, यानी कि वो व्यक्ति ज्ञानी होगा, उसके अंदर नॉलेज अच्छी होगी, इंटेलिजेंट होगा। और यदि किसी के चौथे में शुक्र चंद्रमा है तो वो जो शुक्र चंद्रमा का नैसर्गिक गुण है, यानी कि उसके बाद वाहन अच्छे होंगे, व्यक्ति भावनात्मक रूप से काफी समझदार होगा, उसको चपल होगा एक तरीके से कह लीजिए, उसके जीवन में कई प्रकार के रंग होंगे। यदि सूर्य और मंगल दशम में है तो आप कह लीजिए कि व्यक्ति के अंदर एक तरीके से मंगल और जो सूर्य का गुण होता है, स्वाभिमान का गुण ज्यादा होगा, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। शनि सप्तम में होगा तो व्यक्ति एक तरीके से कह लीजिए कि बेसिक उसके अंदर सेंस होगा, समझ होगा, गूढ़ व्यक्ति होगा, जो शनि के गुण होते हैं अच्छे गुण वो बढ़ जाएंगे। तो इसको आप इस तरीके से समझे कि दिग्बल में ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व जो होते हैं वो जातक के अंदर आएंगे, इसका भाव से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आज हमने उच्च बल दिग्बल के बारे में बात कर ली। अभी काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, ऋग बल, ये सब बचा रह गया है। तो अगर आप कहेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।